से छठी शताब्दी ईसा पूर्व छठी शताब्दी भारतवर्ष जो था वो पूरे 16 महाजनपदों में बंटा था। उनमें से एक महाजनपद ऐसा था जिसने कि पूरे इतिहास का रुख ही बदल दिया, या पूरे इतिहास ही बदल दिया। और वो महाजनपद कौन सा था? मगध था। और ऐसा क्या हुआ होगा भाई, मगध के पास ऐसी कौन सी पावर्स रही होंगी कि उन्होंने अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। और एक छोटे से राज्य से शुरू हुआ ये सफर। सबसे पहले क्या था? एक छोटा सा स्टेट था, आज की टर्म में बोला जाए राज्य से शुरू हुआ ये सफर कैसे साम्राज्य में बदल गया। क्या ऐसी कोई प्रणाली थी या कुछ ऐसे फैक्टर थे जो कि मगध को और सारे महाजनपदों से अलग करते हैं? इन सब विषय के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास का वो पन्ना जिसको इतिहासकार या जितने भी इतिहासकार है या जो भी इतिहास से संबंध रखते हैं उनसे क्या बोलते हैं? मगध का उत्कर्ष। उस पन्ने को पलटते हैं और चलते हैं इतिहास की दौर में। मगध की राजधानी क्या थी भी? गिरिव्रज थी, राजगृह थी, पाटलिपुत्र थी। सबसे पहले 16 महाजनपद की ट्रिक ये इसलिए लिखी है क्योंकि जब तक हम ये करेंगे तब तक हमें याद हो जानी चाहिए हम सभी को। तो सबसे पहले अब कनिष्क ने जीपीए को 3M 3C या S और 2V की कॉफी पिलाई। अंग, वत्स, कंबोज, काशी, कौशल, कुरु, मगध, मल, मत्स्य, शूरसेन, चेदी, पांचाल, अश्वक, वज्जी और अवंती। ये सब क्या है भाई? ये सब है हमारे 16 महाजनपद। तो इन 16 जनपदों में से राज्य से लेकर ये मगध ही था जिसने साम्राज्य तक का ताज हासिल किया। और ऐसे कौन कौन से रीजंस रहे होंगे या ऐसी क्या वजह रही होगी कि ये साम्राज्य बन गया और ये सब इसी में मिल गए? आज इसी बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मगध की राजधानी क्या रही। पहले गिरिव्रज रही, फिर राजगृह रही और फिर क्या रही? पाटलिपुत्र भी रही। पाटलिपुत्र हमें मौर्यन टाइम पीरियड में दिखाई देती है, मौर्य साम्राज्य में। मौर्य साम्राज्य में रही है। लेकिन उससे पहले जब मगध क्या था? एक छोटा सा राज्य था, एक महाजनपद था सिर्फ। तो फिर इसकी राजधानी क्या थी? गिरिव्रज थी और राजगृह थी। राजगृह को बताया जाता है कि ये 5 तरफ की पहाड़ियों से घिरा था। पांच तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो देखते हैं सबसे पहले, मतलब ये 5 तरफ के को क्या था भाई? 5 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यानी कि ये 5 तरफ की पहाड़ियों ने किसका कार्य किया? दुर्ग का कार्य किया, फोर्ट का कार्य किया एक तरफ से। मतलब बाहर से कोई भी आक्रमण की आशंका ही नहीं। अगर आक्रमण करेंगे भी तो सफल नहीं हो पाएगा। सफलता यानी कि जो सक्सेस रेट है वो क्या है? 0% है। फिर पाटलिपुत्र के बारे में बताया जाता है कि पाटलिपुत्र क्या था? 3 तरफ से नदियों से घिरा था। यानी कि इसने क्या किया? जल दुर्ग का कार्य किया। सेना को ले जाने के लिए और शस्त्र को ले जाने के लिए आपके पास इतने रास्ते नहीं बचेंगे। और जो एक रास्ता होगा उसमें क्या, उसमें तो उन्होंने अपनी सेना को बहुत मजबूती से तैनात किया गया होगा, है ना? तो ये तो हो गए नेचुरल रीजन। इनको वो बोला जाता है प्राकृतिक कारण। ये तो है नेचुरल रीजन कि ये हुआ। अब देखो दूसरी जो बात हुई थी महाजनपद टाइम पीरियड में हमने पढ़ा था आयरन रिवोल्यूशन। यानी कि जो आयरन रिवोल्यूशन हुआ था इससे क्या हुआ था भाई?
आयरन रिवॉल्यूशन के होने से क्या हुआ था भाई, सबसे बड़ा बूम जो आया था वो था कृषि सेक्टर। कृषि सेक्टर यानी कि कृषि सेक्टर के से बूम आने से क्या हुआ अभी, इकोनॉमी इकोनॉमी क्या होगी भाई, बहुत स्टेबल होगी। और इकोनॉमी के स्टेबल होने से क्या हुआ भाई, आप बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए आपको क्या मिल गया, रास्ता मिल गया। एंड वन मोर थिंग इज दैट, एक और चीज जो है भाई इसमें वो क्या है, आपको एक बात याद रखनी है कि हमेशा किसी भी इसकी क्या हो, जियोग्राफी से ही, जियोग्राफी से ही क्या होती है, इकोनॉमी डिसाइड होती है। मतलब किसी किसी भी क्षेत्र का एरिया कैसा है, जियोग्राफिकल लोकेशन कैसी है। जैसे अगर माउंटेन्स है ज्यादा, तो माउंटेन्स में ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि माउंटेन्स अपने आप में एक सेंसिटिव बॉडी के रूप में होते हैं। और फिर इकोनॉमी भी फिर उससे डिपेंड करेगी, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा क्या नहीं लगा सकते, फैक्ट्रीज आप नहीं लगा सकते माउंटेन वाले एरिया में। ज्यादा से ज्यादा मतलब कुछ ऐसा कार्य नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा पेड़ों का कटान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर माउंटेन ने बहना शुरू किया, माउंटेन में ज्यादा बारिश भी होती है, तो सबसे ज्यादा एरिया उस क्षेत्र को नहीं होता जहां ज्यादा बारिश हो रही है। सबसे ज्यादा एरिया उसी मतलब वही बताया जाता है जैसे मैदानी एरिया में। क्योंकि नदी ऊपर से फ्लो में बहेगी तो सबसे पहले कौन डूबेगा, मैदान डूबेंगे। तो फिर जियोग्राफी से क्या डिसाइड होती है, इकोनॉमी डिसाइड होती है। ये क्या है, ये फैक्टर याद रखने जैसा है। ये दोनों क्या है, आपस में को रिलेटेड है। अगर जियोग्राफिकल लोकेशन अच्छी है, जहां पे क्या है भी, पानी भी अच्छा है, आप अच्छे से खेती कर सकते हैं, आपके पास पानी की सुविधा है, खेती की सुविधा अच्छे से, बिजली सेक्टर वाला सब कुछ अच्छे से, तो फिर क्या होगी, उस एरिया की इकोनॉमी उस एरिया से ज्यादा स्ट्रोंग होगी, जो कि क्या है, अपने आप में माउंटेन है, या जो कि अपने आप में क्या है, बंजर जगह है, या जो कि अपने आप में क्या है, डेजर्ट है। चाहे कोल्ड डेजर्ट है, या फिर क्या है भाई, गर्म मरुस्थल है। तो ये तो होगी एक बात। फिर अब मगध के उत्कर्ष के पीछे और कौन कौन से कारण थे, ये सब हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो दुर्ग वाला रीजन देखना है। इसमें क्या था, इसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी थी, जैसे कि क्या थे, यहाँ के जो शासक थे, शासक या प्रशासक, शासक जो प्रशासक थे वो कैसे थे, बहुत ज्यादा एम्बिशियस थे, यानी कि उनको बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा थी। आज का बिहार हमें बहुत अलग टाइम पीरियड में दिखाई देता है। आज के बिहार की अगर बात की जाए तो उस बिहार को देख के लगता ही नहीं कि एक टाइम पीरियड पे ये एक ऐसा महान साम्राज्य रहा होगा, या एक टाइम पीरियड पे यहाँ के जो शासक थे वो इतने ज्यादा मतलब महत्वाकांक्षी होंगे कि उन्होंने यहाँ से लेकर गंगा के मैदान से लेकर बिहार से लेकर तो ऊपर अफगानिस्तान तक का एरिया इनके पास था। ऐसे लगता ही नहीं अब देखकर। और ये जो शासक प्रशासक थे ये क्या थे, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थे। ये तो इतना ही नहीं है, मगध क्या था भी, ज्ञान का भी सागर था। क्या था, ज्ञान का भी सागर था। यहाँ सिर्फ लोग इसीलिए नहीं आते थे कि लोगों को क्या सीखना है, लोगों को युद्ध कला सीखनी है। यहाँ हमें नालंदा तक्षशिला ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज मिलती है जो कि क्या है भी, अपने टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा मतलब जिसमें बहुत ज्यादा बौद्ध भिक्षु आते थे। और ये बिहार की धरती ही थी जहां से महात्मा बुद्ध को क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया ट्री के नीचे। एंड वन मोर थिंग, महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, जिनका नाम क्या है भी, जिनका मतलब जो क्या थे भी 24वें तीर्थंकर थे, है ना। ये भी बिहार की धरती से ही आते हैं। तो ये हो गए कुछ एक सेक्टर, कोर सेक्टर है जो कि मगध को और ज्यादा इससे क्या बनाते हैं, बिल्कुल अलग बनाते हैं। आप देखते हैं और जैसे रीजन, जैसे कि सबसे पहले थे उपजाऊ मैदान। उपजाऊ मैदान मतलब कि ये हुआ कि कृषि सेक्टर के लिए
बूम क्या थे, उपजाऊ मैदान थे, पानी की उपलब्धता भी थी, ठीक है। फिर क्या हो गया, वन, और क्या थे भी, लोह तकनीक। फिर क्या था, हाथी, हाथियों की उपलब्धता। हाथियों को इन्होंने किस में यूज किया था, युद्ध के मैदान में बड़े तौर पर मगध ने इस्तेमाल किया था। जितने भी युद्ध लड़े वो हाथियों के कंधे पे चढ़ के लड़ गए भी। और फिर लोह तकनीक का भी इस्तेमाल किया इन्होंने, औजार ऐसे से बनाए ताकि क्या हो सके, ताकि इनको शत्रुओं पर ये विजय प्राप्त कर सके। और महत्वाकांक्षी शासक प्रशासक ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा मगध के साथ साथ पूरा का पूरा एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। अब और इनको डिस्कस करेंगे, जैसे मल हो गया, मत्स्य, चेदी, इनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लिए क्या है, आज के लिए इतना ही है। कल दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।